अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बासित एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज 23 रमज़ान है और पता ही नहीं लग रहा कि रमज़ान जिस स्पीड से गुजर रहा है। मौसम 28 डिग्री है, दोपहर के 4 बज रहे हैं। तो मैंने कहा इफ्तारी से पहले एक वीडियो बना लें और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSPA चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट जो था, जो एज आउट से बचाता है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, थोड़ा कहीं पे जाकर बैठते हैं, वहाँ जाकर सुकून से बात करते हैं। अब देख सकते हैं आप कि हवा चल रही है, लेकिन धूप के अंदर जो UV इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है। उसकी अलर्ट आई हुई है कि सन एक्सपोजर जो थोड़ा कम रखें। तो इसलिए आपको चाहिए कि कैप पहने, सनस्क्रीन लगाएं और छाँव वाली जगह से गुजरा करें। हम कोई बैठने की जगह ढूंढते हैं जहाँ पर बैठ के हम फिर बात करते हैं। साथ और ये बताता चलूँ कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, लेकिन अभी भी आपको कोई लाइट जैकेट या कुछ पहनना पड़ता है क्योंकि ठंड थोड़ी सी है हवा में अभी भी। एक धूप में जो है ना वो हीट है। अगर ये गुलाब पाकिस्तान में हो तो यहाँ लगे नहीं, मतलब उनको आके ले जाने के, तो लोगों की मेहरबानी है यहाँ भी। और इससे याद आया, आई थिंक 10 मिनट की ड्राइव पे एक रोज़ गार्डन है, तो इंशाल्लाह उसकी भी एक वीडियो आपको बना कर दिखाऊँगा इंशाल्लाह। वैसे सूरज कितनी है, दोनों साइड पे लगे हुए हैं और हम कोई अच्छी सी जगह देख के बैठ सकते हैं। इधर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और जिस तरह आपको पहले बताया था, मेरा नाम बासित है और मैं न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी मैं सारी जो प्रोसेस की जर्नी है और लाइफ इन US है उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। कल को कोई आप में से आता है या आ चुका है तो उसको कोई प्रोसेस की समझ ना आई हो या किसी वो प्रोसेस में फंसा हुआ है, तो उसको कोई वीडियो में से कोई बात उसको समझ आए और उसको हेल्प हो जाए। मेन पर्पस यही है सारी वीडियोस बनाने का कि सारी जर्नी को मैं डॉक्यूमेंट करता रहूँ और एक वीडियो जर्नल बन जाएगी मेरी इंटायर, जब से मैं आया हूँ और जब तक मैं सेटल होता हूँ। इंशाल्लाह जल्दी हो जाऊँगा। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। वैसे बैकग्राउंड देखें ज़रा कितना खूबसूरत है। हम आते हैं अपने टॉपिक पर CSPA। पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पिटिशनर जिसने केस फाइल किया कि मैंने अपने भाई या बहन को लेके आना है F4 कैटेगरी में USA, उसने अपने भाई के लिए स्पॉन्सर किया, पिटिशन डाली, उसको कहते हैं पिटिशनर जो बुला रहा होता है। जिसको बुला रहा है तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट। उसकी स्पाउस और उसके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं बेनिफिशरीज होती हैं। अब पिटिशनर ने एक अपने भाई या बहन को बुलाया, प्रिंसिपल एप्लीकेंट को, उसके 2 या 3 बच्चे हैं। तो जो इमिग्रेशन नेशनैलिटी एक्ट है ना, INA, वो कहता है कि जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं ना, जितने बच्चे हैं, अगर तो उनकी एज 21 से अंडर है या 21 है और वो अनमैरिड हैं, तो वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ उसी प्रोसेस के थ्रू आ सकते हैं USA। अगर वो 21 एज को क्रॉस कर जाते हैं या वो उनका मैरिटल स्टेटस जो है वो मैरिड में आ जाता है, तो वो F4 में से निकल जाएंगे। तो उनके अलग से एक पिटीशन जो होगा ना, प्रिंसिपल एप्लीकेंट जब USA आएगा, वो पिटीशन दोबारा सबमिट होगी, फ़ीस पे होंगी, तो उन कैटेगरीज़ के थ्रू वो बच्चे आएंगे।
अब क्या होना शुरू हुआ कि क्योंकि USCIS का इतना बैकलॉग है, इतना प्रोसेसिंग टाइम डिले होता है कि मल्टीपल ईयर्स लग रहे होते हैं, तो कई जो थे ना बेनिफिशरीज, अब उनके कैटेगरी जो था ना वो उसमें से एज आउट हो जाते थे, मतलब 21 से ऊपर गए, एज गुजर गई, एज आउट हो गए। तो ये तो एक बड़ा कंसर्न था। तो 2002 में ये लोग लेके आते हैं CSPA, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट। इट सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि आगे इसका मकसद क्या है। तो इस लॉ से ये होना शुरू हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोसेसिंग अप्रूवल का वेट कर रहे थे तो 2 साल 4 साल जितना था, वो टाइम आपको बेनिफिट देना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक अच्छी एग्जांपल इसके देता हूँ, ये छोटी सी वीडियो नहीं है। आपके पिटिशनर ने 2005 अक्टूबर में पिटिशन को सबमिट कराया और 2010 में वो अप्रूव हो रही है। 5 साल वो पेंडिंग रही अप्रूवल में। और अब आपका जो बेटा या बेटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एज 25 है, जब आप लोगों की प्रायोरिटी डेट जिस दिन वो सबमिट की गई पिटीशन, उसको प्रायोरिटी डेट कहते हैं। तो वो जो प्रायोरिटी डेट अब है आपकी, वो चार्ट A में आ चुकी है वीज़ा बुलेटिन में, मतलब करंट हो चुका है कि इस केस पर अब वर्किंग होनी है, इसका इंटरव्यू लेटर इशू हो गया है। उस दिन जिस दिन वो प्रायोरिटी डेट करंट हुई है, उस दिन आपके बच्चे की जो डेट थी वो थी, एज जो 25 ईयर्स थी। क्योंकि आपकी 5 साल पेंडिंग में रही है, तो वो 5 साल उसकी एज से निकाल देंगे, एक्चुअल एज से। उसकी एज बन गई 20 ईयर्स। उस एज को कहते हैं CSPA एज। तो टेक्निकली वो 25 का था, लेकिन इस रूल के थ्रू वो अंडर एज हो गया और वो आपके साथ इंटरव्यू जाएगा। इंटरव्यू में इंटरव्यू दे के उसको वीज़ा मिल सकता है F4 में। सबसे बड़ा बेनिफिट, जिस तरह जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि इसी केस के थ्रू उसको वीज़ा मिल के जा सकता। ये नहीं होगा कि आपका जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है पहले USA आ रहा है, उसको ग्रीन कार्ड मिल रहा है, फिर दोबारा वो I-130 सबमिट करा रहा है, उसके बाद वो दोबारा वीज़ा बुलेटिन आएगा, उसमें उसकी प्रायोरिटी डेट करंट होगी, फिर आएगा, तो कई साल बच जाते हैं। तो मेरे केस में यही था कि जब मेरी एक्चुअल एज में से जब वो अप्रूवल डेट निकाली, तो मेरी बनती थी 20 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। तो बेसिकली 2 महीने और पेंडिंग होता, मैं 2 महीने तक और प्रायोरिटी डेट करंट ना होती वीज़ा बुलेटिन में, तो CSPA से मैं भी आउट हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान था और करम था कि आई वॉज स्टिल पार्ट ऑफ द F4 कैटेगरी और मैं उसी चैनल से आ गया। अब लोगों के कंसर्न ये होते हैं कि ये एज अब हमने डिटर्मिन कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका केस चल रहा है, आपने कहा कि यार मेरे बेटा या बेटी के तो एज बनती है अंडर 21 आफ्टर द रूल, तो मैंने मेरी तरफ से क्या करना है। आपकी तरफ से वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपने उनको नोटिफाई करना है या कोई डॉक्यूमेंट देना है, लेकिन ये होता है कि आप अपनी वर्किंग फिर भी करके रखें, जस्ट इन केस एम्बेसी के स्टाफ से या किसी से कोई मिस कैलकुलेशन हो जाए, वो आपके लेटर में से रिमूव कर दें। तो आप उनको बता सकते हैं ईमेल करके कि यार आपकी जो कैलकुलेशन वो वी बिलीव के करेक्ट नहीं है और ये हमारे मुताबिक होता है, तो वो कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अब तक मैंने जितने केसेस देखे उसमें यही होता है कि वो बेनिफिशरी को सबको बुलाते हैं और इंटरव्यू में बता देते हैं कि हमने कैलकुलेट की है और आपके बेटे जो बेटी है उसकी एज 21 से ऊपर बनती है आफ्टर द रूल, और उसको वो क्वालिफाई नहीं करता है F4 में। ज़्यादातर 99.9% यही होता है। शायद एक छोटा सा स्लाइड चांस हो कि आपका जो है शुरू में वो कंसिडर ना करें। दूसरा, लोग कहते हैं कि अब एज आउट हो गया हमारा बच्चा, हमने कैलकुलेट किया वो नहीं बन रहा, अब हम क्या करें, कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं काउंसलर को, हम कुछ करें। काउंसलर ने वही फ़ैसला करना है जो रूल्स अलाउ करते हैं, चाहे वो एक दिन से एज आउट हो रहा हो, वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, वो कभी भी वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा उस बच्चे को। और अगर वो एक दिन से बच रहा हो तो वो आपको वीज़ा देगा। ये नहीं कर सकता कि वो कहे नहीं एक दिन बाद उसने हो जाना है तो आज मिस है, आपको हम वीज़ा नहीं देंगे आपके बच्चे को। तो ये इसमें काफ़ी वो क्लियर कट है, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो कर रहे थे कि क्या एप्लीकेबल है और क्या बात कर सकते हैं। बस यही है, तो घबराएं ना।
इवन दो आपका बेटा या बेटी 26, 27, 28 साल के हों, तो देयर इज़ अ स्टिल अ चांस कि वो उस रूल के अंडर फॉल करते हों। तो अपनी कैलकुलेशन कर लें, और अगर आप फॉल करते हैं तो मुबारक हो, घबराना नहीं दोबारा। इंशाल्लाह हर काम में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। और सिंपल सा है, आपको मैं बता देता हूँ कि प्रायोरिटी डेट, अप्रूवल डेट ऑफ I-130, इसको माइनस करना, जो टाइम निकलेगा इस टाइम को आपने अपने बच्चों की जो एज है उसमें से माइनस कर दें, तो वो CSPA एज बन जाती है। ऑनलाइन कई कैलकुलेटर्स मिलेंगे, CSPA कैलकुलेटर्स के नाम अगर गूगल करेंगे आपको मिलेंगे, लेकिन कई बार उसमें ना फार्मूला उनका गलत होता है, तो कई बार वो नहीं भी एप्लीकेबल होता, लोग कह रहे हैं तो उसमें लिखा आ रहा होता है कि यू स्टिल एलिजिबल फॉर द CSPA रूल। तो लोग वहाँ से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यार हमारे ऑनलाइन तो ये आ रहा है लेकिन काउंसलर ने ये कह दिया है। और जो काउंसलर का फ़ैसला होता है वो एट द एंड फाइनल डिसीजन होता है, उसको आप अपील भी नहीं कर सकते। तो दैट्स इट, छोटी वीडियो थी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। और अगर आपको कोई रिलेटिव या दोस्त इस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है तो उनके साथ ये चैनल शेयर करें। आपके या उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में उनको एड्रेस करूँगा। कोई आपके पास टॉपिक सजेशंस हैं जिन पर आप चाहते हैं वीडियो में बनाऊँ, वो भी मेंशन कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा, ज़िंदगी रही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान मुबारक।